नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अभ्युदय आईएएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। गैप हो गया, अनचाहा गैप हो गया। कारण ये रहा कि जयपुर से हमने पूरा सेटअप हमारा कोटा में शिफ्ट कर दिया। राजस्थान में एक जिला है कोटा, जहाँ पर आपको आईआईटी और जेई और मेडिकल की तैयारी कराई जाती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की। यहीं पर हमने सेटअप कर लिया। तो देखो, 2 दिन में वहाँ से खाली करना था हमें। कोटा में जगह भी फाइनल करनी थी और जगह फाइनल करने के साथ साथ में सारा वहाँ से सारा सेटअप लेके यहाँ भी आना था। इसमें भैया दौड़ भाग के 2-3 दिन लगा के इसको निपटाया। और आपके फ़ोन भी लगातार आ रहे थे, आयुषी का, प्रतीक का, अरविंद का, राहुल का, आप सबके कईयों के फ़ोन आए। उसके पीछे कारण पूर्णतः जवाब ना देने का यही था कि लॉजिस्टिक्स में इतना फंसे हुए थे कि मैं भी आपको क्या जवाब देता, है ना। तो अब हमने यहाँ पे कोटा में सेट कर लिया। ये नया रूम है, थोड़ी सी है इको आएगी। कल परसों में संभवतः इको को और कम करने का प्रयास करेंगे। और हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, उसमें आगे चलते हैं। देखिए, एक बार क्लास प्लानर को और देख लीजिए। आप सभी को ध्यान में है कि हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो क्लास प्लानर बनाया था कक्षा 6ठी से लेके 10वीं तक का, इसमें हमने मेरे प्यारे दोस्तों 5वां अध्याय पढ़ लिया था। इसमें मेरे प्यारे मित्रों हमने पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल अंतिम कक्षा में देख लिया था। आज हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप इसको देख लेते हैं। बेसिकली ये कहाँ पर काम देगा इसको समझ लीजिए। ज्योग्राफी में कुछ बेसिक नींव के बिंदु होते हैं, जैसे भैया पठार क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं। अगर मैं आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछूं पर्वत की, तो संभवतः आप बता दें, लेकिन आप खुद ही इवेल्युएट करना। आप पाएंगे कि इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट हमें देने में बड़ी परेशानी आ रही है। उनकी कुछ मूल की पॉइंट को समझ जाएंगे तो उस टॉपिक को जब आप आगे पढ़ेंगे तो विभेद कर पाएंगे। पर्वत, पठार, मैदान, इनकी स्थलाकृतियों को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। 6ठी का ये अंतिम चैप्टर हो जाएगा। कल कक्षा 7वीं का वायु संसाधन, संरचना, पवने और आर्द्रता वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और आपका काम क्या है? आपका काम अब यह रहेगा, एनसीईआरटी की बुक में से ये वायु संसाधन, संरचना, पवने और आर्द्रता वाला चैप्टर पढ़ लेना। हाँ जी, हमारा 6ठा अध्याय आ गया, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अब देखो, कुछ की पॉइंट एक बार देख लो। स्थल रूप से अभी ये सोच लो कि मैंने ये आपको ऐसा काम दे दिया कि साहब ये स्थल रूप एक चैप्टर बना के लेके आओ ज्योग्राफी का। अब क्या करोगे? आपका इन शब्दों को समझो एक बार। स्थल और रूप मतलब कि बोलते ना भैया, इस लड़के का रूप कैसा है, इस लड़की का रूप कैसा है। इसी तरीके से ये स्थल के रूप के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब जैसे मेरे गांव के स्थल की आप रूप की अभिव्यक्ति पूछो तो मैं बताऊंगा सर, मेरे गांव में आपको समतल मैदान देखने को मिलता है। और हमारे गांव के पीछे एक ऊंचा सा एक स्थल भी है जिसको हम पहाड़ी बोलते हैं। ध्यान देना, पहाड़ी बोलते हैं। मैंने पर्वत नहीं बोला, मैंने पहाड़ी बोला। क्लियर है? ये मेरे गांव की सिंपल सी संरचना। भैया हमारे गांव में कोई नदी नहीं है, ना ही कोई तालाब है। इसी प्रकार से हमारे पूरे पृथ्वी मंडल को जब हम देखते हैं तो हमें कुछ बड़े सुंदर से स्थलों के रूप देखने को मिलते हैं। और वो कौन कौन से हैं हमको अभी अब देख लेते हैं। देखो, बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा इन्होंने चित्र दे रखा है। इस चित्र को देखते हैं। देखो, पर्वत दे रखी है और पर्वत के बाद इन्होंने पर्वत श्रृंखला भी बता रखी है। देखो, इंडिविजुअल की अगर बात करोगे तो आप पर्वत होंगे, और इसी प्रकार के रूप यदि आपको देखने को मिलेंगे लगातार तो आप इसको क्या बोलेंगे? पर्वतों की श्रृंखला बोलेंगे। और ये क्या देखने को मिल रहा है? ये पठार देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप सामान्य देखो, 10-15 मिनट लगेगी, लेकिन मैं आपको बड़ा बेसिक से लेके चलूंगा। इसमें ये मत सोचना कि सर ये आप क्या इसमें बता रहे हो, है ना, कि ये पर्वत में अंतर करो, पठार में अंतर करो। एक बार 10-15 मिनट इसको लेके चलना, जैसे चल रहे हैं वैसे लेके चलना। जब ऊंची चीज़ें आएंगी तब उनको उस तरीके से देख लेंगे। पर्वत और पठार में आपको एक अंतर देखने को मिलता है कि यह देखो, ऊपर देखते हैं तो भैया कोई नुकीला सा ऊपर हमें इसका स्थल का रूप देखने को मिलता है। पठार की जब बात करते हैं तो हमें पूरा एक समतल सा क्षेत्र देखने को मिलता है, लेकिन इस क्षेत्र से वो थोड़ा उठा हुआ है। क्या उठा हुआ है? समझ गए? अच्छा, ये हमारी झील है, ये नदी बहती हुई आ रही है,
और इस नदी में ये दो सहायक नदियां हैं, और ये हरा हरा सा दिख रहा है ये मैदान है। पठार यहाँ पर थोड़ा ऊंचा है। इस पठार को मेरे इस मैदान के ऊपर होने के बावजूद भी मैं इसको पर्वत नहीं कहता। आगे देख लेंगे क्यों नहीं कहता। अच्छा ये देखो साहब, ये वितरिका बोल रखे हैं, मतलब कि यहाँ से जो नदी आई और नदी ने जो यहाँ पे भूमि थी उसको काटते हुए विभिन्न प्रकार के हाथ बना लिए अपने, मतलब कि अपने वितरिकाएं बना ली। यहाँ पर आया, यहाँ से बहती हुई निकल गई, यहाँ से बहती हुई निकल गई, यहाँ से बहती हुई निकल गई, और इन वितरिकाओं में यहाँ पर इसने क्या बना लिया, डेल्टा बना लिया। समझ गए। और ये आपको कहाँ मिलेंगे, नदी के मुहाने पे देखने को मिलेंगे। इसका आप ध्यान रखना। ये पर्वत है और ये पहाड़ी है। जो मेरे गांव के पीछे था पर्वत नहीं है, मेरे गांव के पीछे पहाड़ी है। और पहाड़ी कैसी है, ये देखो छोटी है थोड़ी। अभी इसके बारे में देखो, आपको क्लियर हो जाएंगी वो सारी बातें। और ये जल संधि द्वीप है, मतलब दो जल एरिया को जहाँ मिल रहा है उसके बीच में यदि कोई स्थल का इस प्रकार का रूप है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जल संधि द्वीप बोलते हैं। और ये जल स्थल संधि तट है। देखो ये स्थल और ये स्थल दोनों मिल रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये कैसा तट, इसके आसपास का ये एरिया कौन सा कहलाएगा भैया, ये स्थल संधि वाला तट है। ये समझ गए। हमने लास्ट में देखा था जल संधि और स्थल संधि में क्या अंतर होता है, और आप उसको यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा। अच्छा ये देखो घाटी है, मतलब कि घाटी में आपको क्या चित्र देखने को मिल रहा है, ये देखो सब पहाड़ी के नीचे अगर मैं आ जाता हूँ तो घाटी में पहुँच जाता हूँ, लेकिन अभी भी ये घाटी इस मैदान से और पठार से ऊपर है। ठीक, चलिए अब दो तीन इसके की पॉइंट देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि साहब पृथ्वी की सतह है सभी जगह कैसी है, एक समान है, समान रूप से हमें नहीं देखने को मिलती है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने, मतलब कैसे बने हैं, जितने भी स्थल रूप हैं दो बेसिकली इन्होंने फैक्टर बताए हैं जिनके माध्यम से बने हैं। एक इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा बोला कि साहब आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जो जिस पृथ्वी पर आप बैठे हो यह गति कर रही है, अपनी जगह कांस्टेंट नहीं है, तेज धीरे लेकिन किसी न किसी प्रकार से यहाँ जिस जिस स्थल पर आप बैठे हो ये गति कर रही है। और इस गति करने के कारण, इस गति के फलस्वरूप पृथ्वी पर विभिन्न स्थल रूपों की संरचना का निर्माण होता है। और इन्होंने दो जो बताए हैं भैया, कारण बताए हैं, दो प्रक्रिया, जिसमें से पहला कारण है आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया वही हमें पृथ्वी के अंतर्गत होने वाली गति को इन्होंने आंतरिक प्रक्रिया बोला है। और उन गति के कारण क्या होता है, कई बार सतह से ऊपर उठ जाती है पृथ्वी का कोई क्षेत्र, और कई बार भैया धंस जाता है, ये कारण होता है। अब ये छोटी सी गुड़िया हमारी जो फैक्ट बता रही है इसको भी देख लो। इन्होंने बोला पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। अच्छा अब ये बताओ, एक पहाड़ी तो ये है और एक पहाड़ी ये है। आगे देखो इन्हें कितनी अच्छी बात बोली है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। ये तो थी 540 मीटर और ये है 610 मीटर। इसको तो हम क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, देखो 540 मीटर जो मेरे गांव के पीछे है ना, उसको तो हम बोलेंगे पहाड़ी, और जो 610 मीटर है उसको हम क्या बोलेंगे, पर्वत। ये छठी की कक्षा में आपको समझाया है कि पहाड़ी किसको बोलना है, पर्वत किसको बोलना है। कभी हिमालय पर्वत या यूँ कह लीजिए हिमाचल कभी आप जाते हो, जम्मू कश्मीर कभी घूमने जाते हो, तो वहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं को देखिए, मत बोल देना देखो दोस्तों कितनी ऊंची पहाड़ी है। नहीं, पहाड़ी क्या होती है, 600 मीटर से नीचे जिसकी हाइट होती है। और हाइट हम कहाँ से नापते हैं, समुद्र तल से नापते हैं। स्पष्ट है, पहाड़ी और पर्वत में अंतर आपको स्पष्ट हो गया। चलो और देखो ध्यान रखना, इसकी ढाल भी होनी चाहिए। इसमें दूसरा इस की पॉइंट को भी पकड़ के चलना, खड़ी ढाल होनी चाहिए। देखो एक और चीज समझ लो, यहीं पर देख लेते हैं। ये आपने देखा, ये 700 मीटर ऊपर है समुद्र की सतह से। क्या इसको आप पर्वत बोलोगे क्या, नहीं बोल सकते। अरे भैया इसके ऊपर का जो भूभाग है वो कैसा है, समतल है, फैला हुआ है, तो 21 श्रेणी में आ जाता है। आप इसको पठार बोल सकते हो, समझ गए, इसको आप पठार बोल सकते हो। माइन्यूट से डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना। दूसरे नंबर की प्रक्रिया इन्होंने बोली है बाह्य प्रक्रिया। देखो आपने एक प्रक्रिया तो समझी आंतरिक प्रक्रिया, दूसरी है बाह्य प्रक्रिया।
बाह्य प्रक्रिया में क्या हो रहे हैं, दो शब्दों को पकड़ना, अपर्दन और निक्षेपण। देखो आपको बड़ा आनंद आएगा इन दोनों शब्दों को देखना। अपर्दन तो क्या होता है, आप सभी जानते हैं भैया कि जो घिस जाता है, घिस घिस के होने के बाद जो बचता है वो बोलते हैं क्यों हो गया ऐसा, अपर्दन क्रिया के कारण हो गया। हाँ, आपने अपने गांव की पहाड़ी देखी, कोई चट्टान देखी होगी, या आपने कभी कुएं से पानी खींचा होगा तो रस्सी से क्या होता है, वो घिस जाता है ना। उसका पीछे कारण ये है कि रस्सी से बल लगते लगते उसमें अपर्दन के कारण निशान हो जाते हैं। समझ गए। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को ही हम अपर्दन कहते हैं। बड़ी सिंपल सी प्यारी सी डेफिनेशन है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती। ध्यान रखना, अपर्दन जहां भी होगा ना उसमें आपकी सतह नीची हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं हो सकता है कि अपर्दन कहीं पर हो रहा हो और आपकी सतह ऊंची हो जाए। जैसे मिट्टी का अपर्दन हुआ, किसी पहाड़ी पर्वत का अपर्दन हुआ, और आपके नीति नियमों और आपके शील आचरण का भी यदि अपर्दन हो जाता है तो आप नीचे गिरते हो, ऊपर नहीं उठते। उसी तरह से निक्षेप, देखो निक्षेप से हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को निक्षेप करना, इकट्ठा कर लेना, वही निक्षेपण है। और यदि अपर्दन होने के बाद जो पृथ्वी के स्थल से पदार्थ बहकर उड़कर किसी भी माध्यम से निकलकर कहीं पर निक्षेप इकट्ठे हो जाते हैं तो उस निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, पुनः निर्माण होता है। ध्यान रखना, अपर्दन जब भी होगा तो भैया सतह नीची हो जाती है। निक्षेपण पे सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा सतह ऊंची हो जाती है, या जहां पर भी निक्षेप हो वो ऑब्वियस सी बात है ऊंचा हो जाएगा। और ये दो प्रक्रिया किनके माध्यम से होती हैं, जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर ही हम पर्वत बोलते हैं, पठार बोलते हैं और मैदान बोलते हैं। देखो दो शब्द का ध्यान रखना, इन्होंने बोला एक तो ऊंचाई फैक्टर हम देखते हैं, दूसरा ढाल देखते हैं। इन दो की पॉइंट्स के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये पर्वत है, क्या ये पठार है और क्या ये मैदान है। अब कभी भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, कहीं पर भी बताना है, तो ऊंचाई और ढाल शब्द का विशेष ध्यान करना है। जैसे सपोज करो आप हिमालय पर्वतमाला के कोई अपने मेंस में ऐसा प्रश्न आ जाता है, उसकी उपयोगिता के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो इस ऊंचाई और ढाल शब्द को यूज में लेके करना कि ऊंचाई होने के कारण क्या क्या आपको उपयोगिता होती है, दूसरा ढाल होने के कारण क्या क्या उपयोगिता होती है। तो उस पर्वत के आपने दोनों पॉइंटों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स गिना दिए, किसको, एग्जामिनर को। और एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया जानता है कि इस पर्वत के प्रश्न को कैसे बाइफिकेट करना है। समझ गए। अब हम एक बार पर्वत को देख लेते हैं। प्राकृतिक ऊंचाई होती है इसकी, मतलब कि आपने इकट्ठा करके ढेर बना दिया तो वो पर्वत नहीं कहलाएगा, प्राकृतिक होता है। शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं। शिखर तो इसका ये है जो छोटा होता है और आधार इसका चौड़ा होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हो जलवायु आपको ठंडी होती रहती है। कुछ पर्वत पर हमेशा आपको जमी रहने वाली बर्फ की नदियां मिलती है जिनको हम हिमानी कहते हैं। देखो इस शब्द को भी ध्यान रखना। देखो हमारे कई पब्लिक सर्विस कमीशंस का मैं जब सिलेबस पढ़ रहा था तो उसमें यूपीएससी में भी देखा, उत्तर प्रदेश मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, और इनफैक्ट हमारे राजस्थान का भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें हमने एक हिमानी आपको देखने को मिलेगा। जब पर्वत के स्थल रूप के बारे में प्रश्न मतलब सिलेबस में दे रखा है, उसमें हिमानी स्थल रूप के बारे में भी आपको बताना है। अब आपको हिमानी क्लियर होना चाहिए क्या है। अरे भैया हिमानी सिंपल एक नदी है, और ये नदी कहाँ पर मिलती है, आपको उन पहाड़ी वाले स्थल रूप में मिलती है जहाँ पर बर्फ जमती है। और उन बर्फ के पिघलने से उन पर्वतों पर जो भैया नदियाँ बह कर आती है, उन नदियों को आप क्या बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं। स्पष्ट है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे एक प्रश्न आया था हमारे आरएस में, नुब्रा वैली करके, क्या आया था, नुब्रा वैली, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास में। ये जो नुब्रा वैली है वहीं पर एक नदी बहती है जिसका नाम है नुब्रा, हिमानी नदी है ना। क्या होता है, इन पर्वतों के बीच में जमी रहती है, लेकिन इन्हीं से नदियां उद्गम होते हुए नीचे पानी आता है। ठीक है। और बाकी इन्होंने पर्वत के रूप भी बता रखे हैं। जैसे कुछ पर्वत होते हैं जो समुद्र के अंतर होते हैं और जिनकी ऊंचाई स्थल रूप में होने वाले पर्वतों से भी बहुत अधिक होती है। और यदि पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। जैसे अभी हमने देखा था चित्र में, एक पर्वत, दो पर्वत, तीन पर्वत लाइन से यदि बन के आ रहे हैं तो उसको हम श्रृंखला बोलेंगे। समझ लो, इसको तोड़ मत लेना। अच्छा, जब ये पर्वतों के बारे में देखेंगे ना तो समझ लेंगे
हिमालय पर्वत आप सभी जानते हो कैसी पर्वतमाला श्रृंखला है, वलित पर्वतमाला श्रृंखला। ये भू परपटी हिंदी का शब्द पकड़ लो, अगर यदि आपको हिंदी के शब्दों को तोड़ के समझ लेंगे तो आधी डेफिनेशन आप वैसे ही समझ जाओगे। भू परपटी मतलब ये क्रस्ट, भूमि के ऊपर की परपटी जो होते कहते हैं ना यार, तुम्हारी तो बड़ी जो कई बार कहते हैं सर्दी में तुम्हारी त्वचा कैसी हो गई, फटी फटी सी परपटी सी हो गई, तो वो यही है, भूमि के ऊपर का जो हिस्सा है उसको परपटी बोलते हैं, जो लेयर है। देखो इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी। अब आपने देखा श्रृंखला, यदि समानांतर श्रृंखला के क्रम है जो सैकड़ों किलोमीटर फैलाते हैं, यदि श्रृंखला की बात कर दी पर्वतों की तो समझ जाना 1-2 किलोमीटर की बात नहीं हो रही भैया, ये सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। आप ऐसा मत कहते ना कि साहब हमारे गांव से एक पर्वत निकल रहा है, आपके गांव के 2 गांव आगे या 2 शहर आगे कहीं पर पर्वत श्रृंखला जा रही है तो वो भैया श्रृंखला नहीं कहलाएगी, समझ गए ना। पर्वत श्रृंखला यदि कहीं पर शब्द आ रहा है तो मान के चलना वो सैकड़ों किलोमीटर में फैली पर्वतमाला की श्रृंखला है। फॉर एग्जाम्पल हिमालय, आल्स, एंडीज, और ये कम से कहाँ मिलेंगे, हिमालय आपको एशिया में मिलेगा, आल्स आपको यूरोप में मिलेगा, देखो यहीं पर आप ध्यान करते जाना, और एंडीज आपको साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा। मैप आपका कैसे तैयार होगा उसका भी बारे में यहीं पर आपको आंसर मिल रहा है, और इनकी ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। अच्छा अब ये देख लो, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे पर्वतों के प्रकार बताओ, बड़ी सिंपल से क्वेश्चन है, पर्वतों के प्रकार बता दो आप मुझे। अब ये भी जो ज्योग्राफी का सिलेबस डिफाइन है उसके अंतर्गत ये आता है, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार हो गए, वलित, रंशोथ और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत, रंशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब कभी आप कहीं बैठो और पर्वत देखो ना तो उसको एनालिसिस करना कि यार ये पर्वत किस प्रकार का पर्वत हो सकता है। हमारे राजस्थान में हम अरावली पर्वतमाला श्रृंखला देखते हैं तो हम बता सकते हैं यार ये तो वलित पर्वतमाला श्रृंखला, ये आपको मालूम होना चाहिए। हिमालय तथा आल्प्स कैसे हैं, वलित पर्वतमाला श्रृंखला। यदि आपके 4 ऑप्शन दे दिया जाए और उनमें से पूछा जाए कि भैया इनमें से कौन से वलित पर्वतमाला श्रृंखला है, मतलब फोल्डेड माउंटेन्स है, तो आपके पास यदि आल्प्स करके उस ऑप्शन में हो तो वह भी सही होगा। देखो यदि फोल्डेड माउंटेन्स आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ABCD, AB, ABC या AD ऐसे करके ऑप्शन आएंगे। आल्प्स वलित पर्वतमाला आपको ध्यान में आ गया। और ये कैसे होते हैं, इनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है, शिखर उनका शंक्वाकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला श्रृंखला है, अपरदन के कारण घिस चुकी है, और उत्तरी अमेरिका के आपलेशन तथा रूस के, ध्यान रखना, रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। यदि कोई स्टेटमेंट आ जाए आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में कि आपलेशन पर्वतमाला चौकोर दिखाई देती है या शंक्वाकार दिखाई देती है या इसका शिखर बहुत ही पैना दिखाई देता है या गोलाकार दिखाई देती है, तो यदि गोलाकार स्टेटमेंट है तो आप क्या बोलोगे, ये पर्वतमाला श्रृंखला आपको कैसे दिखाई देती है, गोलाकार दिखाई देती है। यूराल पर्वत भी गोलाकार दिखाई देते हैं। क्लियर है। मैं सोच रहा था कहीं दृष्टि में कुछ तो चक्कर पड़ रहा है, और दृष्टि में चक्कर इसलिए पड़ रहा था कि आगे की 2 आंख कम हो गई थी। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे एक प्रश्न आया था कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के समानांतर कौन सी सबसे पुरानी प्राचीनतम श्रृंखला है। यहाँ पर उत्तर उसका मिल जाएगा आपको, ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, मतलब आपलेशन और अरावली पर्वतमाला श्रृंखला ये साथ साथ की हैं। अच्छा अब ये देख लेते हैं, ये डायग्राम से आपको काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। कुछ शब्दावली जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्वत के लिए उसके बारे में देखिए। एक होता है दोस्तों ये भ्रंशोत पर्वत, इसका निर्माण कैसे होता है, जैसे कि ये कोई स्थल रूप था, ये ठीक है, ये स्थल रूप था यहाँ तक। अगर ये जो पार्ट था उस स्थल रूप का अपनी जगह कांस्टेंट रहा, लेकिन उसके साइड के जो एरिया था वो नीचे आ गया, तो नीचे आने से क्या हो गया, ये जो हिस्सा था ऊंचा हो गया और पर्वतमाला श्रृंखला के रूप में इसने अपना निर्माण कर लिया। एक बार पुनः देख लो, ये कोई एरिया था, अब इस एरिया में ये तो यहाँ का कांस्टेंट रह गया, लेकिन ये दोनों आसपास के इसके एरिया नीचे हो गए, मतलब कि ये लो सर, ये ऐसे बन गया, ये यहीं पर रहा और ये नीचे हो गए। अब इसके कारण से क्या हुआ, कोई भाग टूट गया या ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो गया, तो भैया इस पर्वतमाला श्रृंखला जो बनेगी इनको हम क्या बोलते हैं, भ्रंशोथ पर्वत बोलते हैं। अच्छा इसमें 2 टर्म का और ध्यान कर लेना, ये जो ऊपर जो रहता है ना इसको बोलते हैं उत्खंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉस्ट। आप ये भी ध्यान रखना कि हॉस्ट पर्वतमाला श्रृंखला पूछ ली जाएगी तो कौन सी कहलाएगी, इसके एग्जाम्पल अपन देख लेंगे।
और जो नीचे रह गया इस हिस्से को बोलते हैं द्रोणिका, गार्बेन। ये देखो द्रोणिका या गार्बेन कहते हैं, ये जो नीचे रह गया। अच्छा, इसका भी उल्टा कर दें अपन कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ये तो कांस्टेंट रह गया, लेकिन इसका जो साइड वाले हिस्से हैं ये ऊपर उठ गए, है ना, ये लॉस। या यूं कह लीजिए कि ये नीचे धस गया और ये अपनी जगह कांस्टेंट रह गए, तो क्या होगा, यह जो पर्वतमाला श्रृंखला बन जाएगी तो इसको आप क्या बोलोगे, ये भी आपके भ्रंशोद पर्वतमाला श्रृंखला के रूप में आती है। क्योंकि दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ये कांस्टेंट रह जाए या ये खुद नीचे खिसक जाए, तो भी क्या होगा, ये दो नई पर्वतमाला श्रृंखला आपके साथ बन जाएंगी। क्लियर है, कोई समस्या? अब देखो इन्होंने दो बड़े प्यारे एग्जाम्पल दिए हैं। यूरोप की जो राइन घाटी है तथा वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है, इनको रट लेना। वॉस्जेस पर्वत और राइन घाटी। अब यूरोप का मैप उठाना आज, और उसमें आपके लिए होमवर्क क्या है, इन दोनों पर्वतमाला श्रृंखला को देख लेना, तुरंत ही देख लेना, वॉस्जेस और राइन घाटी। देखो घाटी कैसे बन जाएगी, यदि ये बीच का हिस्सा ऊपर हो जाएगा, उत्खंड हॉर्स जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा, ये नीचे हो गया, यहाँ पर से नदियां बहनी स्टार्ट हो जाएंगी। स्पष्ट है। तीसरे प्रकार के पर्वत देख लेते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। क्या ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। लो साहब, यहाँ जैसे ज्वालामुखी फूटा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से जो लावा निकला ये अपनी राख और कणों से क्या करता जाएगा, ये ऐसे शंकुनुमा बनते जाएगा। और जिस दिन ये भैया शांत हो गया या एक्सटिंक्ट हो गया, डेड हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपको एक पर्वत की श्रृंखला देखने को मिल जाएगी। स्पष्ट है। अच्छा, इसके भी उदाहरण देख लो, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। अब देखो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, यदि भैया राइन घाटी वॉस्जेस पर्वत किस प्रकार के स्थल रूप है, तो आप बता सकते हैं कि साहब ये भ्रंशोत पर्वत है। क्या भ्रंशोत पर्वत है। यदि ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे कि भैया अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा ये दोनों किस प्रकार के पर्वत हैं, ज्वालामुखी पर्वत है। अब आपको करना क्या है, देखो मैपिंग की एक्सरसाइज यहीं से छठी की इस किताब से स्टार्ट हो जाती है। हम पूरी मैपिंग करेंगे, लेकिन आप इन पर भी ध्यान देना, साथ में अपना एटलस साथ में लेके बैठना और हाथों हाथ ही देखते रहना कि अफ्रीका में किलिमंजारो की लोकेशन कहाँ पर है, जापान का फ्यूजियामा की लोकेशन कहाँ पर है, और ये दोनों कैसे पर्वतमाला हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। पर्वतों के लाभ पे एक बार आईएएस में अपने मेंस में प्रश्न आया था, तो ये भी देख लो। जल का संग्रहकार होते हैं, नदियों के स्रोत होते हैं, इनके जलाशयों के माध्यम से आपके पनबिजली का भी उत्पादन होता है, सिंचाई तथा पनबिजली। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी होती हैं, और वनस्पति जीव जंतु तो यहाँ पर पाए जाती हैं। और यात्रा मतलब कि टूरिज्म भी इसमें आ गया, टूरिज्म के साथ साथ खेल भी जोड़ देना। मतलब ये 4-5 पॉइंट्स आपको छठी की इस पुस्तक में मिलेगा। अब इसको आप कितने सुंदरता से अपना प्रदर्शित करते हो अपने उत्तर पुस्तिका में, उससे आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आपको 9वीं 10वीं के पढ़ने की, इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको काफ़ी मिल जाएगी। एक एक पॉइंट पे आप 50-50 अच्छे से शब्द लिख के आते हैं तो भी आपको बड़े सही से नंबर मिल जाएंगे। 6 पॉइंट मिल गए ना यहीं पे। देखो लावा और मैग्मा में भी सबको एक बार कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखना भैया, इसमें से जो ये तरल पदार्थ बाहर निकल के आ जाता है ना, तो इसको लावा बोलते हैं, और अंदर जब ये रहता है तो इसको मैग्मा बोलते हैं। इतना सा डिफरेंस ही है बस। ये बाहर आ गया, सतह पर आ गया तो क्या बन गया, लावा बन गया, और अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे, पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा बोलेंगे। किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। ये डेफिनेशन भी बोल सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि मैग्मा का पृथ्वी की सतह पर आना, तो मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर आती है और उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ये लावा बोलते हैं। पठार के बारे में देख लें। हमने क्या देख लिया, हमने पर्वत देख लिया। अब किस स्थल रूप पर आ गए, पठार पर आ गए। पठार कैसी होती है, उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ये उठी हुई होगी लेकिन ऊपर से कैसी होगी, सपाट होगी। 2 कीवर्ड है, उठी हुई और सपाट भूमि होती है। आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। ऊपरी भाग मेज के समान होती है। किसी भी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, इनके ढाल खड़े होते हैं। देखो पर्वत, पहाड़ी और पठार में इतना ही अंतर आता है कि इनके ऊपर की जो सतह होती है वह सपाट होती है, उठी हुई तो होती है। ध्यान रखना, पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। देखो हमने पर्वत की डेफिनेशन देखी थी कि जो 600 मीटर से ऊपर के स्थल रूप हैं
उनको हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। लेकिन उनकी जो ऊपर की जो आकृति होती है, ऊपर का देखो, पर्वत में तो हमने देखा था कि 600 मीटर से ऊपर की जो स्थल रूप होगा वह पर्वत कहलाएगा। लेकिन उनका शिखर कैसा होता है, छोटा होता है, और उनका आधार कैसा होता है, बड़ा होता है। समझ गए, रेशो में उनका बड़ा जबरदस्त डिफरेंस होता है। लेकिन पठार में ऐसा नहीं होता, इनका जो शिखर होता है वो भी सपाट और फैला हुआ होता है। उदाहरण देख लेते हैं। भारत का दक्कन का पठार सबसे पुराना है। केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, और ये केनिया, तंजानिया, युगांडा और पूर्वी अफ्रीका के पठार की बात कर रहा है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है समुद्र तल से, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। और ये अपने लिए उपयोगी क्यों बहुत रहता है, क्योंकि आपको खनिजों की प्रचुरता देखने को मिलती है। देखो एक बात और समझो, जैसे ये सब कोई पहाड़ी है, अब आपको उत्खनन यहाँ पे करना है, तो मुझे बताओ यहाँ पे संसाधन ले जाके इसका उत्खनन करना कितना दुस्साध्य कार्य होगा। और देखो कोई भी पहाड़ी चल जाओ, वहाँ पर आपको कोई ना कोई मिनरल मिल जाएगा, बशर्ते कि आपके पास को उत्खनन करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब देखो पठारों में ये क्यों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धीरे धीरे इनका अपर्दन होता रहता है, तो आपको यहाँ पे एक सपाट समतल सतह देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से उत्खनन करना पर्वतों के बनिस्पत आसान हो जाता है। इसलिए हम क्या एक पॉइंट लेके चलते हैं, पठारों में खनिजों की प्रचुरता। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध, ध्यान रखना। भारत में छोटा नागपुर का पठार आप सभी जानते हैं, लोहा, कोयला, मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। जलप्रपात यहाँ पर मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, 2 पॉइंटों को ध्यान रखना। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात। यदि आपके प्रश्न आ जाए कि किस नदी पर हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है, तो आप क्या बताएंगे, स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। अच्छा, यदि इस प्रश्न को आपसे यूं पूछ लिया जाए कि बताइए हुंडरू जलप्रपात किस पठार पर अवस्थित है, तो क्या बताएंगे, छोटा नागपुर पठार बताएंगे। ये दोनों पॉइंटों को विशेष इसके साथ ध्यान करके चलना। हुंडरू, हुंडई मान लो भैया, हुंडई जो गाड़ी आती है वो सोने की गाड़ी बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कैसा, स्वर्ण की गाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने इसलिए बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपको क्योंकि भैया ये जो सोने की गाड़ियां थी नदी में आसानी से चल सकती है। समझ गए, हुंडरू, स्वर्ण रेखा, छोटा नागपुर पठार। जोग जलप्रपात आप सभी जानते होंगे, कर्नाटक में है। स्पष्ट। पर्वत के बाद मैदान देख लें। मैदान क्या होता है, समतल भूमि के बहुत बड़े भाग, जैसे यूपी में, बिहार में, और हम जहाँ पर पूर्वी राजस्थान में रहते हैं वो कैसा है, मैदानी इलाका है। अब मैदानी इलाके की डेफिनेशन क्या है भैया, ध्यान रखना, ये 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, ये समतल और सपाट है, लेकिन इसकी ऊंचाई 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप क्या बोलेंगे, मैदान बोलेंगे। और देखो कोई जरूरी नहीं है कि मैदान में अगर यहाँ पर पथरीला हो तो आप क्या बोलेंगे, अरे मैदान कैसा है, ये तो पथरीला है, ये तो मैदान हो ही नहीं सकता, हम तो उसको पठार बोलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखो कि हम 2 क्राइटेरिया पर ही इसको बांट के चलते हैं, एक तो ऊंचाई इन स्थल रूपों को, और दूसरा ढाल। मैदान में ऊंचाई आपको 200 मीटर से कम देखने को मिलेगी, और ढाल इनका बिल्कुल इनका ढाल बहुत स्टीप नहीं होता, और मैदान का ढाल स्टीप नहीं होता जैसा कि पर्वत का होता है। ये 200 मीटर ध्यान रखना। देखो अब आपके पास 3 चीजें निकल के आ गई, कुछ मूल बिंदु हैं, उनको एक बार समझ लो आप। ये हमने सतह बना दी, एक आकृति बनाई, ये आकृति बनाई, पहली आकृति को तो पहाड़ी बनाई, एक ये पहाड़ी बनाई, पहाड़ी है या पर्वत है अभी देखना आप। अच्छा, ये तो है मेरे प्यारे दोस्तों, मैदान में आपने की चीज क्या देखी कि साहब ये 200 मीटर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। समझ गए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मैदान कहलाएगा। अच्छा, हमने लेकिन पठार भी पढ़ा था। पठार हमने देखा था कि भैया 100 मीटर से लेके हमें 1000 मीटर तक, 2000 मीटर तक, 4000 मीटर तक देखने को मिलता है का पठार।
अब इसमें और मैदान में क्या डिफरेंस रहेगा? अरे भैया, अगर आपने कोई गेंद डाली तो ये तुरंत लुढ़क के नीचे पहुंच जाएगी, लेकिन मैदान में डाली तो धीरे 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 लुढ़क कर पहुंच जाएगी। मतलब कि इसका जो ढाल होता है वह इतना स्टीप नहीं होता जितना पठार का होता है। और हमने दो की वर्ड्स देखे थे, ऊंचाई एवं ढाल, जिनके आधार पर हमने स्थल रूपों का वर्गीकरण किया था। इन दो कीवर्ड्स को पकड़ के चलना। ये तो पठार हो गया। अब देखते हैं भैया ये क्या है। ये हमारे गांव के पीछे की पहाड़ी है, और पहाड़ी की मैंने आपको ऊंचाई बताई थी 600 मीटर से कम होगी। अच्छा, पठार और पहाड़ी में अब क्या अंतर हो गया? पठार और पहाड़ी में हमें अंतर देखने को ये मिलेगा कि भैया लेकिन इसका जो ढाल है वो और भी ज़्यादा स्टीप है। मतलब यहाँ आपने कोई बॉल लुढ़का दी तो यदि इसको 2 मिनट लगते हैं नीचे आने में, उतनी ही ऊंचाई का पठार और उतनी ही ऊंची की यदि पहाड़ी है तो आप देखेंगे इसको 2 मिनट लगती है तो 1 मिनट में आ गया, ये मतलब जल्दी लुढ़क के आ गया। समझ गए? अच्छा, ये क्या हो गया? ये सब पर्वत हो गया। और पर्वत आपने अभी देख ही लिया था कि 600 मीटर से ऊंची यदि स्थल रूप होगी और जिसका शिखर छोटा होगा, छोटे से मेरा तात्पर्य चौड़ा नहीं होगा, तो वह क्या कहलाएगा? आपका पर्वत कहलाएगा। चारों चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन क्लियर हो गया ना? देखो, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, एमएससी बीएससी करने के बावजूद भी बच्चों को ये चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। जो किस में बता रखी हैं? आपको मात्र छठी में बता रखी हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब पठार, पर्वत, पहाड़ी में क्या वर्गीकरण करें, किसको माने और कैसे माने। आगे चलते हैं। मैदान में थे हम। अधिकांश मैदान नदियां तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हुए होते हैं, और ये आप देख लेना भैया, अपरदित पदार्थों के माध्यम से बनते हैं। और बेसिक फंडा इसमें यही है, ये सब पहाड़ी है। इस पहाड़ी पे बारिश हो रही है या हिमानी वायु जल, इनके द्वारा जो अपर्दन हो रहा है, इससे जो पदार्थ आ रहे हैं वो यहाँ आगे इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा? इकट्ठे होते 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 क्या होगा? यहाँ पर एक स्थलाकृति बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैदान। क्योंकि जल इसको लेके आ रहा है, भाग के लेके आ रहा है, भाग के लेके आ रहा है, भाग के लेके आ रहा है, तो यहाँ इकट्ठी करता रहेगा, यहाँ इकट्ठी करता रहेगा, और जल अपनी जगह बनाता हुआ आगे बहता रहेगा। लेकिन क्या होगा? यहाँ पर स्थल जो ऊंचा होता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है और फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? ये मैदान बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो मैदान बनेगा हम आगे पढ़ेंगे कि देखो यहाँ पर जो मिट्टी आगे इकट्ठी हुई तो उसको क्या बोलते हैं, और अभी वर्तमान में जो मिट्टी आ रही है, जो भी अपरदन के माध्यम से निक्षेप आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? 2 टर्म आते हैं, बांगड़ और खादर। देखो ये टर्म की डेफिनेशन पूछी गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछी गई थी, और हमारे राजस्थान के आरएस के मेंस परीक्षा में पूछा गया था कि साहब बताओ बांगड़ से आप क्या अभिप्राय समझते हैं। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और मैदान के लाभ आप बता ही देना भैया, उपजाऊ होते हैं, परिवहन के साधन होते हैं, इसीलिए जनसंख्या वाले भाग आपको अधिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसमें की चीज का ध्यान रखना, देखो सबसे अच्छा जीवन यदि आपको जीना है ना, तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? पर्वतीय क्षेत्र है। कहते हैं ना कि अगर आपको स्वास्थ्य लाभ लेना है तो कोई हिल स्टेशन चल जाइए, लेकिन हिल स्टेशन में स्वास्थ्य अच्छा रहने के बावजूद भी आपको वहां पर जनसंख्या बड़ी विरल देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? सबसे बड़ा कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, परिवहन। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में जबरदस्त अच्छा परिवहन आपने उपलब्ध करा दिया तो तय मान के चलना मैदानी इलाकों से ज़्यादा आपको वहाँ पर जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। लेकिन की फैक्टर क्या है? परिवहन है। देखो हम जब हॉस्टल में रहते थे तो हमारे हॉस्टल में खाना बनाने वाला जो कुक था वो नेपाली था। तो हमें बताता था कि साहब जब मैं गांव जाता हूँ ना, तो जहाँ मुझे मेरी बस छोड़ती है उसके 2 दिन बाद जाके मैं मेरे गांव पहुँचता हूँ। और वो कैसे जाते हैं? पैदल जाते थे कि साहब हमें पहाड़ी क्रॉस करते थे, तो हमारे बीच में जैसे कि धर्मशालाएँ होती हैं, ऐसे छोटे गाँवों में राहगीरों के रुकने की वहाँ पर व्यवस्था होती थी। तो वहाँ रुकते थे, फिर जाके अपने गांव में जाके पहुँचते थे। तो वहाँ पर तो भैया जनसंख्या विरल होनी ही होगी। अब देखो ध्यान रखना, जनसंख्या का आपके इलाके में कम या ज़्यादा का आज के वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का पड़ेगा? परिवहन का पड़ेगा। इसको ऐसे भी समझो, दुबई है, तेल निकलता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना वहाँ पे, लेकिन उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना ट्रांसपोर्टेशन इतना मजबूत कर दिया कि उसकी वजह से वहाँ पर
आज के समय में पॉपुलेशन डेंसिटी पिछले 10 सालों में 10 से 12 गुना बढ़ गई है। दुबई चल जाइए आप, यूएई में अन्य आपके वहाँ पे जितने सेक्टर्स हैं वहाँ चल जाइए, और उन्होंने क्या बना दिया, बाजार बनाने स्टार्ट कर दिए, बिजनेस हब बनाने स्टार्ट कर दिए, ऑफिसेज वहाँ पे खोलने स्टार्ट कर दिए। अब भैया ऐसी गर्मी में भी आपको अच्छा ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से वहाँ पर सब आ रहे हैं। बाकी इकोनॉमिक कई फैक्टर भी हैं कि वो टैक्स बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देते हैं, वो अलग विषय, लेकिन उसमें मूल कारण क्या है, परिवहन। अब कभी भी पॉपुलेशन से रिलेटेड आपके प्रश्न आ जाए तो इस ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट को अवश्य लिख के आना, रिलेट करना उस पॉइंट को। देखो आपके गांव में, या जैसे कि हमारा अलवर करके एक एनसीआर नेशनल कैपिटल जो रीजन है, वहाँ पर अलवर करके एक डिस्ट्रिक्ट आता है। वहाँ पर जब हाई ट्रेन की फ्रिक्वेंसी बढ़ी तो अलवर में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, कारण कि अब ट्रांसपोर्टेशन सुविधा अच्छी हो गई, और गाँवों से, आसपास के गुड़गांव से, नोएडा से बहुत लोगों ने आके अलवर में इन्वेस्टमेंट किया। कारण क्या था, ट्रांसपोर्टेशन। तो जनसंख्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन किससे करती है भैया, परिवहन से करती है। तो जब भी अगर जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो परिवहन से संबंधित पॉइंट अवश्य लिख के आए। ऑब्वियस ही बात है भैया, मैदान परिवहन की वजह से सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, और भारत में, एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। उपयोगिता क्या है ये एक बार आप देख लेना, कोई विशेष नहीं है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, मकान वकान बनाने में दिक्कत नहीं होती। अब देखो ये जितने भी स्थल रूप है ना, यहाँ पर रहने वाले लोगों का मन, मस्तिष्क और रहन सहन बड़ा डिफरेंट होता है। पहाड़ी लोग आपको बड़े सरल हृदय वाले, बड़े साफ मन के मिल जाएंगे, और रेगिस्तान में भी आप जाओगे तो वहाँ के लोग भी आपको, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति है, बड़े सरल और साफ हृदय के आपको लोग मिल जाएंगे। स्थल रूप एवं लोग, जैसी आपकी स्थल रूप होती है उसी विभिन्नता के अनुरूप मानव विभिन्न प्रकार के अपने जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों में सरल होता है। मैदानी क्षेत्रों में जैसे आपको फसल वगैरह इत्यादि बोने को मिल जाती हैं आसानी से, दिक्कत नहीं आती बोने में। देखो एक बार प्रश्न आया था यूपीएससी में ही, मिजोरम में, वो आगे देखो हम पढ़ेंगे ना जब ज्योग्राफी, तो उसमें प्रश्न मिल जाएगा आपको। मिजोरम, इसमें ऑप्शन था एक मेघालय था। देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो एक, जैसे कि ये रस्सी से बना पुल है, ये आपको कहाँ पर मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा, और रस्सी से बने पुल कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, पूरा रस्सी से बनता है। इसी प्रकार से मेघालय में आपको ऐसे पुल देखने को मिलेंगे, उसमें क्या करते हैं, एक पेड़ इधर है, एक पेड़ इधर है, उस पेड़ की जड़ों के द्वारा वो पुल बना लिया करते हैं। जड़ों को इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं कि वो जड़ आपस में घुसती जाती है, मिलती जाती है, और आगे जाके ऐसे टाइट होके एक पुल बना दिया करते हैं। इसके ऊपर प्रश्न आया था कि भैया ये जो जड़ों से पुल बनाते हैं ये कहाँ और किस राज्य में मिलता है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए रस्सी से बना पुल कहाँ मिलेगा, आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अब मैदानी इलाके में बड़े सहज रूप से परिवहन और आपको अन्य साधन सहज रूप से मिलने के कारण एक समस्या आपको देखने को मिलता है, प्रदूषण। सर्वाधिक प्रदूषण आपको मैदानी इलाके में दिखता है। ये अच्छी लाइन थी, इसलिए मैंने इस पर हाईलाइट कर दिया कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। मतलब किसकी बात कर रहा है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। यहाँ नहीं दिखे तो यहाँ लिख देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की बात कर रहा है। स्पष्ट है। अच्छा मैं आपसे पूछ लूँ भैया, स्वच्छ भारत मिशन, यदि आप इंटरव्यू में बैठ गए और आपसे इतना सब पूछ लिया भैया स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे? या आपके पास लिखने के लिए आ गया छोटा सा कोई, मतलब ऐसे लिखने के लिए आ गया, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? या कोई प्रश्न ही आ गया आपका 200 शब्दों का, 600 शब्दों का, जैसे हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन में 150-200 शब्दों के प्रश्न आते हैं, कैसे लिखोगे? तो कितना अच्छा बता रखा है। स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है भैया, उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे रहता है? जहां आप रहते हो, और वहां जहां आप निवास करते हो उसका भी डायरेक्ट रिलेशन आपका किससे रहता है? फिर स्वस्थ शरीर से रहता है। तो निवास यदि आपका स्वच्छ है तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और उसके बाद आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं। लाइन देखो,
ये आपकी प्राइमरी आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चालू किया जाता है। मतलब कि जो आपकी प्राइमरी नीड्स हैं ये आप सबको प्राप्त हो सकें, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया है। देखो, WHO यूँ कहता है कि यदि आप साफ सफाई से रहेंगे, मतलब अभी यदि आपका क्रम 100 पर है साफ सफाई का, यदि आप इसको स्केल में बढ़ाकर 130 या 140 कर लेते हैं तो ये जो 40% आपने सफाई बढ़ाई है, इससे आप 80 से 90% बीमारियों को रोक सकते हैं। मतलब रोगी जो बनेंगे उनको आप रोक सकते हो। और उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में जो पैसा व्यर्थ खर्च होता है वह इकोनॉमी में आपके प्रोडक्टिविटी में जाके यूज़ में आएगा। जैसे मैं बीमार हो गया, 500 रुपये की दवाई लेके आ गया, 500 रुपये तो मेरे गए भैया, गोली कपाड़ी में चले गए, शरीर खराब रहा जो अलग, समय खराब रहा जो अलग। यदि मैं स्वस्थ शरीर रहूँगा तो एक देश को खड़ा करने में मैं मदद कर सकता हूँ। और वो 500 रुपये क्या करूँगा, मैं कुछ चीज़ खरीद के लेके आऊँगा, किसी की भैया दुकान चलेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो अभिप्राय है वो बहुत गूढ़ है, केवल साफ सफाई रखने तक नहीं है। इसके क्या होता है कि जैसे पीपल हैं, आप पीपल को नहीं काटें, हाँ, अन्य अपने जो वृक्ष हैं, हर्बल प्लांट्स हैं, उनको ना काटें। तो अपने बड़े बुजुर्गों ने बड़ा अच्छा संप्रदाय विशेष या हिंदू धर्म के अंतर्गत एक उन्होंने आपके मन में भय पैदा कर दिया कि देखो, पीपल को काटोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, इस पेड़ को काटोगे तो ये नुकसान हो जाएगा। नहीं तो आप लोग तो मानने से रहे, सबको काट देते। तो मन में श्रद्धा आ गई कि भैया हम पीपल को नहीं काटेंगे। अब पीपल से क्या होता है, रात्रि में भी आपको ऑक्सीजन मिलती है। उसी प्रकार से ये भी एक माध्यम था आप लोगों को समझाने के लिए कि भैया स्वच्छ भारत जो मिशन है कि साफ सफाई से रहो, अच्छे से रहो। उसके पीछे कारण ये था कि सरकार जिसने भी योजना लागू करी वो जानता था भैया इसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होना है वो बहुत गूढ़ है ना। दोबारा पढ़ लो लाइन को, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहुत अच्छी लाइन है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं इनको भी एक बार पढ़ लेना, केवल ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए। सारे प्रश्न एक बार देख लेना। आपका ये देखो छठी का चैप्टर बड़ा प्यारा सा था, लेकिन इसमें कई चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये छठी का बड़ा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर था, लेकिन इसमें आपको कई चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं आशा करता हूँ उनको अब ध्यान में रखते हुए आप अब आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी नींव भी इस पर बनाओगे। अच्छा, ये कैसे नोट्स बनाना, देखो लास्ट चैप्टर के भी मेरे नोट्स आपको दिखाने के लिए तैयार हैं, इसके भी तैयार हैं। अब आज आते ही जब थोड़ा सेटअप बन गया, कुछ चीज़ें कुर्सी टेबल आपके कैमरा ये सब सेट हो गया, तो मैंने कहा भैया एक क्लास तुरंत ही भेजो। और इसकी जो नोट्स हैं वह भी मैं आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड करा दूंगा। ऐप पर भी मिल जाएंगी, ये क्लास ऐप पर भी मिल जाएगी और यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। लेकिन जो इसके जो नोट्स हैं वो आपको ऐप पर ही मिलेंगे। जैसे कि कैसे आपको इसका नोट्स प्रिपेयर करना, एक पेज में आधे पेज में, वो सैम्पल नोट्स आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे, कल उपलब्ध होंगे लेकिन वो ना। चलिए आज इसको यही समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। और कल इसके आगे के चैप्टर्स फिनिश करेंगे। 7वीं का चैप्टर जो अपने प्लानर में है उन्हीं को करेंगे, लेकिन कल 2 चैप्टर करेंगे, तो दोनों चैप्टर को 7वीं के पढ़ के आना है। चलिए शुभ रात्रि मेरे प्यारे दोस्तों।